Hello students, again we are continuing our lecture that is of the third chapter of reproduction unit, human reproduction. Okay, in that today we are discussing that gametogenesis. Gametogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड सेल्स को हैप्लॉयड गैमीट्स में बदला जाता है. ठीक है, हम जो बर्थ के टाइम से हमारे बॉडी के अंदर ये डिप्लॉयड जर्म सेल्स स्टोर रहते हैं. जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और गैमीट बनाना स्टार्ट करते हैं, और जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है. मेल की बात करें तो ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है, फीमेल्स की बात करें तो एक सर्टेन एज तक होती है, 40 to 45 ईयर्स. तो उस पूरी प्यूबर्टी से लेकर उस एज तक, जब तक हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव फेस एक्टिव रहता है, तब तक ये डिप्लॉयड जर्म सेल्स हमें हैप्लॉयड गैमेट्स बनाने में हेल्प करते हैं. इसी प्रोसेस को अपन कहेंगे गैमेटोजेनेसिस. बेसिकली ये किसके अंदर होता है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि सेक्स टेस्टिस और ओवरीज, जो कि बनाते हैं स्पर्म और ओवम को. मेल जो होता है उसके अंदर स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें इस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है, जो कि स्टार्ट हो जाती है कब से? जैसे ही हमारी बॉडी कब रहती एम्ब्रियोनिक स्टेज पे. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही बॉडी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होती है तभी से oogenesis की प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, जबकि मेल्स के अंदर ये प्रोसेस प्यूबर्टी के दौरान होती है. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जो हैप्लॉयड मेल गैमीट होता है वो जो हैप्लॉयड मेल गैमीट स्पर्म सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है. हम जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह से कॉयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन ट्यूब्स को अगर आप बीच में से कट करेंगे, स्लाइस निकालेंगे तो कुछ आपको वो इस तरह से दिखेंगे, स्लाइस के फॉर्म में. ठीक है, इसमें जो बाहर की मार्जिन होती है उसमें आपके जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, वो अरेंज रहते हैं. ठीक है, इन्हीं सेल्स में से आपके अब हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और इसी प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे. इनर वॉल जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, उसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं. एक तो आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हो गए, और दूसरे बीच बीच में जिनके नंबर कम होते हैं उनको अपन बोलते हैं, इस तरह से होते हैं सर्टोली सेल्स. बीच बीच में वो इस तरह से अरेंज रहते हैं. ठीक है, उसके बाद बेसिकली सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? जो डेवलप्ड हो चुके स्पर्म्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि वो जो स्पर्म जो बनता है वो इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेगा. तो अगर उसे किसी तरह की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो वो न्यूट्रिशन उसको इसी के थ्रू मिल सकता है. उसके बाद नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस. जो होता है वो दो तरह की स्टेजेस के थ्रू होता है. पहला स्टेज है बच्चों स्पर्मेटिडोजेनेसिस, दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, नाउ पहली प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस. स्पर्मेटिड जिस प्रोसेस में बनते हैं उसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, साथ ही साथ हम फेस पढ़ते जाएंगे. पहला फेस जो होता है बच्चों जिसमें स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उस पहले फेस को अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना. ठीक है, हम सभी को पता है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है वो डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है 2n. हमें पता है इन सेल्स के पास क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 के नंबर के क्रोमोसोम्स हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. तो ये 2n सेल्स हो गए. ये सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई किया इन्होंने, देखिए यहाँ पर ये भी 2n है, ये भी 2n है. ठीक है, अगेन ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जो मल्टीप्लाई वाली स्टेज होती है जिसमें इनकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है, उस प्रोसेस को अपन क्या बुलाते हैं? माइटोसिस. क्लियर? और ये जो सेल्स बने हैं इनको अपन बुलाएंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स. कहाँ से बनते हैं? स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे. क्लियर? इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर ये अपना बस फोटोकॉपी हुई है, एक तरह से मल्टीप्लाई हुए हैं. दूसरा फेस होता है बच्चों ग्रोथ. अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह एक्ट करती है. अभी इनिशियल प्राइमरी स्टेज है ना. मतलब कि ये जो स्टूडेंट है ये अब प्राइमरी में एडमिशन ले चुका है. अब इसका फर्दर हमें जो भी डिवीज़न करना है, यानी कि इतने सारे बैच में से एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, एक बच्चा हमने सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, इसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स जो होते हैं उनका रिडक्शन होता है. रिडक्शन का मतलब होता है उनके क्रोमोसोम के नंबर का आधा हो जाना. इस चीज़ को ऐसे समझना कि किसी के पास बहुत सारा मटेरियल हमने उसको प्रोवाइड किया है,
पर हमें ये वाला मटेरियल सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सभी बच्चों में हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब हम इसे आधा कर दें। तो हमने आधा करके 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, तो 2 तरह के सेल्स बने बच्चों यहाँ पे, एक ये और ये एक ये। तो अभी ये कौन से उसमें था, प्राइमरी फेस में था। जैसे ही इसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो ये दूसरे फेस में आ गया, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। किस प्रोसेस के थ्रू हुआ ये, मियोसिस के थ्रू। क्लियर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाने के बाद इसके अंदर दूसरी प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, मियोसिस 2। अच्छा, यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है, कि मियोसिस 2 बार नहीं होती है। मियोसिस में स्टेजेस होती हैं, मियोसिस पार्ट 1 होता है, मियोसिस पार्ट 2, अगर याद आ रहा हो तो। मियोसिस 1 में होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है। जो मियोसिस 2 होता है बच्चों, जो हमने लास्ट ईयर सेल साइकिल में पढ़ा था, वो एग्जैक्टली बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, डन। इसके अंदर इसका हाफ रिडक्शन होना था, हो गया। अब यहाँ पर तो हमें कॉपी ही चाहिए। जो सेल हमारे पास बन चुके हैं वो ऑलरेडी हिप्लॉइड है। अगर हमने उनको मियोसिस 1 किया होता फिर से, तो वो और हिप्लॉइड हो जाते। 23 का कुछ 13 समथिंग रह जाता, जो कि हमें तो नहीं चाहिए था। हमें तो 23 की 23 क्रोमोसोम ही चाहिए, अगर 23 भी हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, इनको कॉपी करने की। जैसा माइटोसिस ने कॉपी किया था वैसे ही मियोसिस 2 भी कॉपी करेगा। और देखो यहाँ पर कॉपी करने के बाद हमें कॉपी वाले सेल्स मिल गए। ठीक है, ये जो कॉपी वाले सेल्स हमें मिलते हैं, यही सेल्स को क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटिड्स, जिनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर। ये स्पर्मेटिड्स सेल डिफरेंशिएशन के बाद किस में ग्रो कर जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। यहाँ पे देखना, मैचुरेशन की फेज हमने समझी बच्चों, कि डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो होते हैं सबसे पहले मियोसिस में जाते हैं और उनके 2 हेप्लॉइड सेल बनते हैं जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं, जिनका कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और वो 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। ठीक है। अब होती है प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मेटिड्स तक की प्रोसेस, स्पर्मेटिड्स बनने तक की प्रोसेस को ही अपन क्या बुलाते हैं, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अब दूसरी प्रोसेस है बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस स्पर्मेटिड्स में से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उनको यहाँ आप ध्यान से देखना, इस डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में एक फ्लो चार्ट बताया है। बेसिकली ये इस तरह से, इनका जो हेड होता है ना, वो इस तरह से बाइंडेड रहता है, फंसा हुआ रहता है सर। और ये इनमूवेबल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, हिल डुल नहीं सकते। तो इनएक्टिव होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। अब इसको हमें मोटाइल में कन्वर्ट करना है कि जिससे ये अपने आप फ्री फ्लोट कर सके। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो उनका हेड एम्बेडेड है सर्टोली सेल्स में, जो सर है वो सर्टोली सेल्स में फंसा हुआ है, तो उस सर्टोली सेल में से उसको निकाल के अलग करने की प्रोसेस को अपन स्पर्मिएशन कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखना, ये देख रहे हो सर्टोली सेल्स चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये वाले सेल्स स्पर्मेटिड्स जो है, क्योंकि सर्टोली सेल्स हमने इसको क्यों प्रोवाइड किए, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, वरना तो यहीं डेथ हो जाएगी इनकी। देखो इसके सर के चारों तरफ सर्टोली सेल्स हैं और इसमें ये इसका हेड फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसके हेड को यहाँ से खींच के निकाल कर इसको फ्री फॉर्म में हम निकालेंगे, उसको अपन क्या बुलाएंगे, स्पर्म्स, और इस प्रोसेस को बुलाएंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। नाउ अब ऐसा होता क्यों है, क्या होता है बच्चों, ये बाहर की तरफ रिलीज़ कब होते हैं, इनको सिग्नल आता है। हमको पता है कि इंटरस्टिशियल सेल्स हमने कल देखे थे, इंटरस्टिशियल सेल्स ये आसपास के सेल्स जो होते हैं ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाले सेल्स जो होते हैं आसपास के, इनको इंटरस्टिशियल कहते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ना, ये एक हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इनके रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो ये हाइपोथैलेमस का रीजन है, जो हमारे कान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। कान से हमारे ऊपर की तरफ वाला रीजन हाइपोथैलेमस है, और थोड़ा सा नीचे वाला रीजन उसका पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल लेकर नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखना,